हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र घटना चक्र श्रृंखला का 25वां भाग। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो विशेष रूप से आगामी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या अनुशासन। तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रिया का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। बजट, प्रशासनिक कानून व अनुशासन भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोगी कारक हैं। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। अर्थात स्टीफन रॉबिन्सन ने संप्रेषण के 3 अवरोध बताए हैं, तो उसमें क्या शामिल नहीं है इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शंस हैं शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, तकनीकी अवरोध। तकनीकी संप्रेषण के अवरोध में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नियामक आयोग द्वितीय नवाचार है। कहाँ का, किस प्रशासनिक प्रणाली का स्वतंत्र नियामक आयोग एक इनोवेशन है, अद्वितीय नवाचार है? ऑप्शंस हैं यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, ऑप्शन बी यूके के प्रशासनिक प्रणाली का, या ऑप्शन सी भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का, या ऑप्शन डी स्विस प्रशासनिक प्रणाली का। तो ऑप्शन सही है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय नवाचार है। इस आयोग की स्थापना सामाजिक हितों की सुरक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यूएस में 9 नियामक आयोग हैं। अगला प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? ऑप्शंस हैं नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या भर्ती। तो चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। किसी भी संगठन में चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती होता है। संगठन निर्माण में भर्ती के बाद ही नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश व कोष नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। योग्यता व निष्पक्षता किसी भी भर्ती के प्रमुख मापदंड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो उस भर्ती की पहचान करनी है जो सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। तो वो भर्ती है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भर्ती नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। प्रशिक्षण सुधार और उच्च तकनीक प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शंस हैं वरिष्ठता का सिद्धांत, ऑप्शन बी योग्यता का सिद्धांत, या ऑप्शन सी श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी अनुशासन सिद्धांत। तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता सिद्धांत को माना जाता है। आधुनिक समय में
पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता के सिद्धांत को माना जाता है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो ध्यान दें आप, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन है एल.डी. वाइट का। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। यह परिभाषा लोक प्रशासन की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत आता है। एल.डी. वाइट, वुड्रो विल्सन, फिफनर, डिमाक आदि ने लोक प्रशासन को विस्तृत अर्थ में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों यानी संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? ऑप्शंस है मर्साइमर, ऑप्शन बी केनेथ वॉल्ट्ज, ऑप्शन सी स्टीफन वॉल्ट या ऑप्शन डी डेविड हेल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों में केनेथ वॉल्ट्ज ने बांटा है। केनेथ वॉल्ट्ज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, इकाइयों के विभिन्नीकरण यानी डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स और क्षमता के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ के संदर्भ में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विकर्ण संचार, ऑप्शन बी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, ऑप्शन सी सहायक सेवा या ऑप्शन डी निर्णय निर्माण। तो एक विशिष्ट समस्या को हल करने के विभिन्न पाठ्यक्रमों की कार्रवाई में एक पाठ्यक्रम को चुनने की प्रक्रिया को निर्णय निर्माण कहते हैं। निर्णय निर्माण प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। इस प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रशासक के अन्य गुण महत्वहीन प्रतीत होते हैं। इस तत्व का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। 7 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहला चरण होता है लक्ष्य का निर्धारण करना। दूसरा होता है समस्या की व्याख्या करना। तीसरा होता है समस्या का विश्लेषण। चौथा होता है अल्टरनेट सॉल्यूशन यानी वैकल्पिक विकल्प। 5वां चरण है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। 6ठा चरण है निर्णय का क्रियान्वयन और 7वां चरण है निर्णय की प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो मूने पद सोपान को संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत मानते हैं। संगठन शब्द ऑर्गेनिसिज्म से निकला है जिसका अर्थ होता है साक्ष्य गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। मूने के अनुसार पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। मूने कहते हैं कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संघ का रूप ही संगठन है। मूने अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो प्रश्न है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्च औपचारिक स्थिति में रहते हैं? ऑप्शंस हैं सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या
अर्ध स्वायत्त विभाग। तो यहाँ पे सही आंसर है सरकारी विभाग। किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ वहाँ के सरकारी विभाग उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली कहा जाता है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है जिसमें खाली पदों को उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों से भरा जाता है जो पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं। इसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती को सीधी भर्ती कहा जाता है जिसमें खाली पदों पर खुले बाजार में उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों से भरना, जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सेवा में प्रवेश करने से पूर्व सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो यह संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में अमेरिका में लोकप्रिय है। भारत में राजस्थान में 1960 से प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या दृढ़ निश्चय। तो सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है उनके मनोबल के द्वारा। सिविल सेवकों की उनके कार्य एवं उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को मोरल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। मनोबल यानी मोरल। इस पद का वस्तुतः सिविल सेवकों की उनके कार्य एवं संगठन के सभी पक्षों के प्रति समग्र अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में। तो ये हरमन फाइनर का परिभाषा है वो। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रशिक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? ऑप्शन है लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन सी प्रदर्शन परीक्षा या ऑप्शन डी योग्यता परीक्षा। तो ऑप्शन बी सही होगा। मौखिक परीक्षा प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। योग्यता को निर्धारित करने वाली परीक्षा प्रणाली में मौखिक परीक्षा की प्रकृति नितांत व्यक्तिपरक होती है और अक्सर उम्मीदवार द्वारा इसे संदेह की नज़र से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए जो पहले से ही सेवा में है? तो सेवा में पहले से ही कार्यरत कर्मचारी को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यों की बदलती हुई प्रकृति और तकनीक के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए पहले से ही सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है?
तो उत्तर है न्यायिक समीक्षा। प्रशासन प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति न्यायपालिका में निहित होती है और न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारवादी उपागम विकसित हुआ है। मानव संबंध आंदोलन तीव्र मशीनीकरण जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के स्थान पर मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन पर बल देता है। प्रश्न है, प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य किसका है? ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी का। तो पहला ही आंसर सही है। प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का होता है। नीति निर्माण, कल्याणकारी प्रबंध, आर्थिक कार्यकारी विकास और बाहरी मामले से संबंधित मुख्य कार्य प्रमुख कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा कि शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम के द्वारा की गई थी। व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम ने की थी। सन 1925 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान का अंतर अनुशासनात्मक और अंतर समाजशास्त्रीय अध्ययन पर बल दिया जाता था। कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो एक अच्छी पदोन्नति प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में भी काम करती है। प्रश्न है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? ऑप्शंस हैं एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, ऑप्शन बी विलियम गार्डन या ऑप्शन सी एंड्रे डेलबैक एवं एंड्रयू वॉन डेवेन या फिर हर्बर्ट साइमन। निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास एलेक्स एफ ऑसबॉर्न द्वारा किया गया था। इस तकनीक का उद्देश्य रचनात्मक रूप से निर्णय निर्माण के क्षेत्र में नए विचारों को प्रवेश देना था। अगला प्रश्न है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है किस पर? लोक निगम का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। लोक निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक निगम की स्थापना संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत की जाती है और वह कानून की व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करती है। संसद में इसके कामकाज पर चर्चा होती है। निगमों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम के बारे में संसदीय समिति इन निगमों के कामकाज के बारे में पूछताछ कर सकती है। इस प्रकार लोक निगम संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। 3 चरण यानी 3 स्तरों पर भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रियान्वयन किया जाता है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। अगला प्रश्न है,
कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि लोक प्रशासन के जनक के रूप में लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुडरो विल्सन को माना जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन ने 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख में, जो लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपने लेख के माध्यम से वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित की, जिसने एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत भर्तियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के द्वारा। नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करना नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली यानी द हायर इन द फायर सिस्टम के तहत आता है। प्रश्न है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। आपको पता ही होगा कि फ्रांसीसी अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है और ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक डिगोर्नो ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। ब्यूरोक्रेसी शब्द दो शब्दों का योग है, ब्यूरो और क्रेसी का। ब्यूरो का अर्थ होता है मेज और क्रेसी का अर्थ होता है सरकार। आलोचनात्मक रूप से नौकरशाही को मेज की सरकार माना जाता है। प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? ऑप्शंस हैं बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या फिर परिवर्तनीय प्रणाली। प्रबंधन की बंद प्रणाली का संबंध पर्यावरण के साथ नहीं होता है। प्रबंधन की बंद प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता, जबकि खुली प्रणाली में संगठन अपने पर्यावरण के साथ निवेश निर्गत यानी आउटपुट इनपुट के आधार पर अंतर संबंधित होते हैं। प्रश्न है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, तो इसमें 7S में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वाटसन के 7S में सपोर्ट यानी कि समर्थन शामिल नहीं है। 7S में स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, स्टाइल, स्टाफ, स्किल और सुपर ऑर्डिनेट। प्रश्न है, किसने संगठन के सिद्धांत को मिथक या लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत कर दिया? तो संगठन के सिद्धांत को मिथक और लोकोक्तियां कहकर अस्वीकृत करने वाले हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांत को मिथकी तथा लोकोक्तियां कहकर अस्वीकृत किया है। साइमन ने अपनी कृति द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाला स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल सकता है। सिद्धांत में यह संकेत नहीं मिलता कि कौन सा नियम प्रयुक्त किए जाने के उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, किसने संगठन के सिद्धांत को मिथ या लोकोक्तियां या मुहावरे कह के अस्वीकृत किया? वो हैं साइमन, हर्बर्ट साइमन। प्रश्न है,
कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो नीचे कुछ पद्धतियों के नाम दिए गए हैं और इसमें से कोई एक पद्धति क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है, उसका पहचान करना है। ऑप्शन है प्रशिक्षण पद्धति, सुधार पद्धति, प्रौद्योगिकी पद्धति या लोचशीलता पद्धति। तो क्षमता निर्माण की पद्धति में लोचशीलता पद्धति नहीं आता है, जबकि प्रशिक्षण प्रविधि से क्षमता का निर्माण, सुधार से भी और तकनीक से भी क्षमता का निर्माण किया जाता है। किसी भी कार्य को निश्चित समयावधि के अंतर्गत कुशलता से संपन्न करा लेना क्षमता निर्माण का उद्देश्य है। प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं। लोचशीलता का संबंध कार्य करने की रणनीति से है। इस रणनीति का उपयोग करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति सरलतम ढंग से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुशासन का संकेतक नहीं है, यानी इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस नहीं है, उसका पहचान करना है। ऑप्शन है कानून का शासन, ये इंडिकेटर है सुशासन का। भ्रष्टाचार की समाप्ति भी सुशासन का संकेतक है और प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन भी गुड गवर्नेंस का इंडिकेटर है, जबकि नौकरशाही प्रशासन गुड गवर्नेंस का संकेतक नहीं है। नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है, यह दुशासन का भी संकेतक नहीं है, बल्कि आधुनिक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति एवं प्रभावी तथा अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन के आधार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो सिविल सोसाइटी का विशेषता नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है बाध्यकारिता नहीं, सामीप्यता नहीं, स्वेच्छा। तो नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से गठित नागरिक समाज की विशेषता स्वेच्छा है। हेगल जैसे सत्तावादी विचारक तथा मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वान नागरिक समाज की विशेषता बाध्यकारिता बताते हैं। ग्रामसी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिजन नोटबुक में आधिपत्य यानी हेजोमनी शब्द का प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर आधिपत्य का अर्थ परंपरागत अर्थ से लिया गया है। यहाँ पर आधिपत्य का तात्पर्य सहमति से है। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके प्रति प्रतिबद्ध होती है? ऑप्शंस हैं राज्य के प्रमुख के प्रति प्रतिबद्ध होती है, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होती है, निश्चित विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होती है या सबके प्रति। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही राज्य के प्रमुख, संविधान और निश्चित विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही का स्वरूप समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। अधिनायकवादी या तानाशाही राज्यों में नौकरशाही की प्रतिबद्धता राज्य के प्रमुख के प्रति रहती है। जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्थाओं में एक निश्चित विचारधारा को घोषित किया जाता है और नौकरशाही को विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी पड़ती है। उन देशों में जहां शासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वहां पर नौकरशाही की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और
गलत कथन का पहचान करना है। तो देखते हैं कथन क्या है। पहला कथन है, उदारवादी वर्गीय अधीनता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। तो पहला ही विकल्प गलत है। उदारवादी नौकरशाही की आलोचना करते हैं, लेकिन उनका आधार वर्गीय अधीनता के यंत्र के रूप में न होकर के उदारवादी कहते हैं कि नौकरशाही में खुलेपन और दायित्व बोध की कमी होती है, इसलिए वो आलोचना करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, नव दक्षिणपंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्यात करता है। तो ये सही है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, ये भी गलत है। तो गलत विकल्प है पहला और तीसरा। मार्क्सवादी नौकरशाही की खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के आधार पर भर्त्सना नहीं करते। मार्क्सवादी भी नौकरशाही की आलोचना करते हैं, लेकिन उनका आधार क्या होता है? वर्गीय अधीनता के यंत्र में। देखिए, जो वर्गीय अधीनता है, अगर ये यहाँ पे हो जाए और ये जो खुलापन और दायित्व बोध है अगर उदारवादी वाले में चला जाए तो ये तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन उदारवादी आलोचना करते हैं नौकरशाही के, लेकिन उनका आधार खुलापन और दायित्व बोध की कमी होता है। मार्क्सवादी जो आलोचना करते हैं नौकरशाही की, वो करते हैं वर्गीय अधीनता के यंत्र के रूप में। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टाफ और सूत्र सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ओलिवर और सेल्डन, ऑप्शन बी कुंज ओडनेल, ऑप्शन सी एल.डी. वाइट या ऑप्शन डी फिफ्नर और प्रेस्थम। तो कुंज ओडनेल सूत्र एवं स्टाफ को सत्ता संबंधों की विशेषता बताते हैं, न कि विभागीय कार्यकलापों की। ध्यान दें, कुंज एवं डलेन के अनुसार सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, कुंज ओ डलेन। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं, स्टालिनवाद, लेनिनवाद, स्तेखानोवाद या माओवाद। तो स्तेखानोवाद विचारधारा प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। स्तेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार एवं पहल को आवश्यक माना। खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, यानी कि इनमें से तीन विकल्प का संबंध खेल सिद्धांत से है और चौथे का नहीं है। तो खेल सिद्धांत से समर्थक हैं मार्टिन कैप्लांग, आर्थर लिबन्स और रिचर्ड क्वाइंट, जबकि जॉन एच हर्ट्ज का खेल संबंध से कोई संबंध नहीं है। जॉन एच हर्ट्ज परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं और वर्तमान में हो रहे तकनीकी परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। उन्हें यथार्थवाद के पुनर्जीवन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तत्व को प्रकाशित करता है? ऑप्शंस हैं, बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी या इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेता अपने अनुयायियों की इच्छा को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें संतुष्ट करता हो। परिस्थिति सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व की कोई भी सबसे अच्छी अवस्था
सभी स्थितियों में सार्वभौम रूप से लागू नहीं होती है। नेता को स्थिति के अनुरूप अपनी शैली बदलनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं टेलर, गेल्ब्रेथ दंपति, मैकफरसन लैंड या थर्बलिंग। तो अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य यह था कि प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और इन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी प्रकृति संवेदनशील है तथा जो संगठन के संपूर्ण लक्ष्य को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? ऑप्शंस हैं लास्की, डायसी, फाइनर या हेवर्ड। तो नौकरशाही को अधिनायकत्व के एक नए रूप में लॉर्ड हेवर्ड ने वर्णित किया है। प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचना लॉर्ड हेवर्ड अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म यानी नौ तानाशाही में की है। उन्होंने नौकरशाही को अधिनायकवाद का एक नया रूप कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो गलत सुमेलित युग्म का पहचान करना है। सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड इट्स फ्यूचर, ग्लैडन। तो ये सही है। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आधार आयोग से संबंधित है। तीसरा है एशियन ड्रामा, गुरनार मेडट, ये भी सही है। और चौथा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मैरिनी। तो ये फ्रैंक मैरिनी नहीं बल्कि ड्वाइट वाल्डो की बुक है। ड्वाइट वाल्डो ने 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस लिखा था। फ्रैंक जे मैरिनी की पुस्तक है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव, याद रखें। फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव, न कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। अगला प्रश्न है, कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है। तो प्रत्यक्ष भर्ती ठीक है, लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है। दूसरा है यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। नहीं भाई, प्रत्यक्ष भर्ती समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। तो दूसरा विकल्प ही प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए विकल्प 2 सही होगा। प्रत्यक्ष भर्ती समाज में प्रतियोगियों को प्रेरित करती है। विज्ञप्ति के माध्यम से खुली भर्ती प्रक्रिया में अच्छे पदों पर चयन के लिए प्रतियोगी प्रेरित होते हैं। योग्यता और निष्पादन इस भर्ती की प्रक्रिया के मापदंड हैं। अतः लोकतांत्रिक ढंग से क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करना इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के द्वारा प्रबंधन की कूटनीति सही है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। तो ये भी सही है, दोनों विकल्प सही है।
गलत कथन की पहचान करना है, याद रखिएगा। कूटनीति तभी प्रासंगिक होती है जबकि पूर्ण असहमति हो। ये कुछ डाउट है, ऑप्शन 4 देख लेते हैं। कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। सही है, यानी विकल्प सी ही गलत है। कूटनीति की विशेषता नहीं है, जबकि शेष सही है। कूटनीति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमति या गलतफहमी वास्तविक या संभावित क्षेत्र में मौजूद हो, पर यह असहमति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वार्ताओं द्वारा दूर की जा सकती हो। जिन पर पूर्ण असहमति है वह कूटनीति के दायरे से बाहर है। प्रश्न है, लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट या डोड। तो हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सन 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंधन विज्ञान में था। नेक्स्ट प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? P4 याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो P4 संबंधित है लूथर गुलिक से। लूथर गुलिक ने किसी भी कार्य को बांटने की 4 विभिन्न रीतियां अथवा संगठन के 4 आधार बताए हैं। P4 यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, यानी कार्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र। अरस्तु ने कार्य विभाजन के 2 तरीके बताए। यह किसने लिखा कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो ये रैमजे म्योर का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नौकरशाही के संबंध में। नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, यह कथन रैमजे म्योर का है। नौकरशाही की बढ़ रही शक्तियों और अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण कतिपय विद्वानों ने उसकी आलोचना की है। इसी संदर्भ में रैमजे म्योर का ये कथन आता है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब वह स्वामी बन जाती है तो बड़ी ही घातक सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो प्रदत्त विधायन द्वारा यानी डेलीगेट लेजिस्लेशन द्वारा किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो नौकरशाहों की शक्ति में प्रदत्त विधायन द्वारा वृद्धि हुई है। प्रदत्त व्यवस्थापन में संसद जैसी विधि निर्माण की उच्चतर संस्था प्रदत्त व्यवस्थापन में संसद जैसी विधि निर्माण की उच्चतर संस्था नियमों की एक मोटी रूपरेखा का निर्धारण करती है तथा कार्य संचालन की दृष्टि से ब्यौरेवार वर्णन का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रदत्त विधायन कहा जाता है। लॉर्ड हेवर्ट ने इसे नवीन निरंकुशता यानी न्यू डेस्पोटिज्म का नाम दिया है। इसमें नियम निर्माण की शक्ति नौकरशाही को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की अधिकारिता के कारण नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है।